नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जहां मैं बात करता हूं कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। एंड जब हम बात करते हैं कैंसर की, एक ऐसी बीमारी है जिससे सबको डर लगता है, कोई सुनना भी नहीं चाहता इसके बारे में। पढ़ना, इतना समझना, सोचना तो अलग, बहुत दूर की बातें हैं। और इसका बहुत लाइक लेना देना है उन सारे एस्पेक्ट्स से जो हमें प्रभावित करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। एक बहुत बड़ा एक बोले तो एक समस्या ये है कि कैंसर जो है सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होती, ये होती है पूरे परिवार को। एंड इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हम हैं मिस्टर रिजवान के साथ में। तो रिजवान क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं, ये सब वो खुद बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड कभी कभी कैसा होता है कि जब हम अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए होते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन रिजवान उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने दूसरों के बारे में भी सोचा, उनके लिए खुद भी मार्गदर्शक बने, जबकि वो खुद अपनी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे। रिजवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच विवेक जी। आपने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बस इस जर्नी में मैं भी साथ हूँ। इस जर्नी में चल रहे हैं और जो लोग हैं जो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं जब आप उस परेशानी से होकर गुजरते हो तो जो साथ चलने वाला भी आपको अपना लगने लगता है। तो जो भी इस जर्नी में जो केयर गिवर हैं या जो कैंसर पेशेंट हैं, लंग कनेक्ट के माध्यम से मैं उन लोगों से जुड़ता हूं और जितनी मदद कर सकूं मुझे बहुत उसमें खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो थैंक यू। सो रिजवान, जैसा कि आप खुद भी मतलब उस नाव पे सवार हैं जिस पे बहुत सारे लोगों को हम मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए कैसा होता है कि एक वो चीज़ होती है, मतलब मैं अगर शब्दों में उसको पुट अक्रॉस करूं तो कुछ ऐसा होता है कि आपको तब ज़्यादा चोट नहीं लगती जब आपको खुद तकलीफ़ होती हो। आप अगर गिर जाओ, आपके पैरों में तकलीफ़ हो जाए, पैर टूट जाए, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन उससे ज़्यादा दर्द होता है जब आपके बच्चे को या आपके परिवार को कुछ हो जाए। बहुत ज़्यादा, आपको फिजिकली कुछ नहीं होता है लेकिन मेंटली आप टूट जाते हैं। तो केयर गिवर की जो जर्नी है वो एक बड़ी मैं समझता हूँ कि वो जैसे वो मेलों में दिखाते हैं ना, नट जो रोप बैलेंस करते हैं दोनों तरफ, इधर भी गिर सकते हो, इधर भी गिर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है कि एक तरफ तो आपको पेशेंट को संभालना है, दूसरी तरफ अपने आप को भी आपको जिंदा रखना है और एक्टिव रखना है, सो दैट आप उसका सहारा बन सको और वो चीज़ें जो है साथ साथ कंटिन्यू कर सको। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि इस केयर गिविंग की जर्नी में, मतलब देखिए ये तो आज की चीज़ें हैं कि हम केयर गिवर बोलते हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय तक किसी ने इस पर बात नहीं करी, क्योंकि वो एक तो इतनी इमोशनल चीज़ें होती हैं कि कोई इस पर बात करना नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू रीविजिट दैट डे एंड इट हैपेंस विद मी ऑल्सो। लेकिन कैसा होता है कि जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि आप जब इस जर्नी में निकले तो अनजान लोग जो है दोस्त बनते चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ कॉमन होती है कि भाई वो उसका जो दर्द है वो मेरा जो दर्द है वो बराबर है। तो इस जर्नी में हमें ये बताइए कि मेजर चैलेंजेस एज अ केयर गिवर इन नटसेल, इन जनरल, मतलब क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपने शुरू किया कि एज ए फादर या एज ए केयर गिवर जब आप घर में एक जिम्मेदारी होती है, तो कोई भी जब इस तरह का डिजीज़ आता है, मैं जस्ट अगर अपनी जर्नी रिकलेक्ट कर सकूं तो एकदम स्टेबल लाइफ, एकदम हैप्पी लाइफ चल रही थी और ऑल ऑफ सडन एक बम्बार्डिंग हुई कैंसर के रूप में हमारी फैमिली की। तो जैसे मेरा फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है इन चीज़ों को लेकर, तो मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है एज ए केयर गिवर, और मैं केयर गिवर को ऑनर ऑफ दैट डिजीज़, ये मेरा खुद का एक लक़ब दिया हुआ है कि ऑनर ऑफ दैट डिजीज़, उस बीमारी के मालिक होते हैं। तो मालिक मतलब आपको ट्रीटमेंट करना है, वो आपको कहाँ ट्रीटमेंट करना है, कहाँ से पैसे लाना है, कहाँ से रिसोर्सेज लाने हैं, कैसी चीज़ें मैनेज करती है, वो सब एज ए प्राइमरीली केयर गिवर उसकी जिम्मेदारी है। पेशेंट तो खैर एक अलग जोन में चला जाता है, उसके लिए इन सब चीज़ों के सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। तो केयर गिवर के ऊपर वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आई विल से केयर गिवर इज ए ऑनर ऑफ दैट डिजीज़। सो जब मैं ऑनर ऑफ दैट डिजीज़ बना तो अगेन वो सारी चीज़ें, कहाँ जाना है, क्या करना है। कैंसर सुना तो है कि लोग मर जाते हैं, और ये भी सुना है कि बस डॉक्टर बता देगा कि इनके पास 3 महीने है, 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, जो हमने फिल्मों में देखा है या जो चीज़ें चलती आ रही हैं दिमाग में वही चलता है। तो रिसोर्सेज नहीं है, आप कैंसर हो गया कहाँ जाना है। कि अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है, किसी को नॉलेज है, तो वो जो है आपको गाइड कर सकता है। तो मैंने एक तरीका अपनाया
मैं रीच आउट किया लोगों को। यूजुअली लोग इस समय पर लोग जो हैं अपने आप को बंद कर लेते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, या उनको लगता है कि यार तुम अपने दोस्तों को बताओगे कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है तो कहेगा कि क्या सोचेगा, मतलब नहीं, मेरे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मैं लोगों से बात करूँ। मैं अपने दोस्तों को कॉल लगाना स्टार्ट किया, उनसे बात करता था और बोलता था भाई देख ऐसा ऐसा हो गया है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वाइज तुम हेल्प कर सकता है क्या, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब बिलीव करोगे मेरे को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में है और कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, ये भी नहीं मालूम था मेरे को, ये तक नहीं मालूम था, बात है, ठीक है, क्योंकि मेरे फैमिली में कभी कोई रहा ही नहीं। मैंने लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया, फैमिली में, दोस्तों को, उससे बहुत बेनिफिट मिला। उन्होंने फिर अलग अलग तरह के सजेशंस दिए, जिनमें फिर अपने गार्जियन से बैठकर, बड़े लोगों से बैठकर एक फाइनली ये हुआ कि चलो टाटा में ट्रीटमेंट करने चलते हैं। तो जो पहला जो इशूज़ जो मैंने डिस्कस किया कि पता ही नहीं है क्या करना है, तो एक चैलेंजेस ये। दूसरा, आपको डिसीजन लेने के समय आप बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरते हो, और साथ ही साथ आपको अपने आप को स्ट्रांग भी रखना है। अगर आपकी वाइफ को है, आपकी मदर को है, आपके फादर को है, तो एक इमोशनल कनेक्ट रहता है ना, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो आ ही जाता है कि यार ये पता नहीं, ये जो मेरे नियर एंड डियर हैं, ये सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे मेरे वाइफ को है, मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, और एज ए फादर होने के नाते अब अपने बच्चे के लिए आप चाहते हो कि उसकी हर खुशी आप उसको दे सको। तो जब मैं उसे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी भी वही है और ताकत भी वही है। तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 2 साल पहले, और टूटते बिखरते, रोते गाते, एक दूसरे को ढाढ़स बढ़ाते 2 साल से हमने इस बीमारी के साथ जीना सीख लिया है। बहुत सही बात बोली आपने। लोग जो ज्ञान देते हैं ना कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मुगालते हैं साहब। हकीकत ये है कि आप वक्त के साथ जीना सीख जाते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हो, एडजस्ट करना शुरू कर देते हो। खैर, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो एक बात बताइए कि एक तो देखिए जो सबसे अहम चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियाँ खिंचती इसलिए चली जाती है कि हम एक समय पे या सही समय पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द मोमेंट वी एक्सेप्ट कि हाँ मेरे साथ ये हो गया है, तब शायद हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखना शुरू होता है, या कहीं हम उसके बियॉन्ड सोचना शुरू करते हैं। तो एक इमोशनल एस्पेक्ट्स को छोड़कर देखिए, मतलब ये तो बहुत एकदम परिधि है, धुरी है ये, ठीक है, इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें चलती हैं। अगर इमोशन नहीं हो तो मतलब ह्यूमन में और एनिमल में कोई खास फ़र्क है नहीं। बिल्कुल। तो ये एस्पेक्ट छोड़ के बाकी और क्या चीज़ें आपको लगता है कि लोगों को प्रभावित करती हैं फाइनेंशियली और फिज़िकली, और बहुत सारी चीज़ें सोशली? लोग आपसे बात, मतलब जो लोग आपके लिए प्राइड फील करते थे, आप उनके लिए प्राउड फील करते थे, आज वो बेचारगी की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। लोग कटना शुरू कर देते हैं, बुलाते नहीं हैं, आते नहीं हैं। बिल्कुल, मैं उसको बहुत इलोबरेट करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ। सबसे पहले और क्या क्या इश्यूज़ हैं आपका जॉब। एक तो मैं जॉब फैक्टर को, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो एज ए केयर गिवर, आप बिजनेस कर सकते हो, कुछ तो कर रहे होगे, करेक्ट, राइट। और न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हम भाई न्यूक्लियर फैमिली में जो हम आ गए हैं, तो हमारे पास मैन पावर रिसोर्सेज नहीं है। करेक्ट। यू आर द सिंगल पर्सन जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन नॉट डेलीगेट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन, और कोई फ्री नहीं है आज के डेट में। तो आपको जॉब भी देखना है, जो आपका बिजनेस है वो भी करना है, और साथ साथ ट्रीटमेंट करना है। और ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आप एक सुबह गए और शाम में आप वापस आ गए। ये इवन जो डायग्नोस होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। चीज़ें, आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसे मेरे साथ लगा था, बाकियों में मुझे पता नहीं, बट कम से कम इतना समय तो लगता है। बेस्ड ऑन द कंडीशंस डॉक्टर डिसीज लेते हैं, बट समय लगता है। दूसरा, अगर आप कीमो ले रहे हैं तो हर 21 दिन में जो साइकिल है वो आपको वहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है। तीसरा, अगर आप फॉलोअप भी कर रहे हैं तो कम से कम 1 वीक आपको लीव लेना पड़ता है, आपको छुट्टी लगानी पड़ती है। अब अगर आप बिजनेस है तो आपका बिजनेस बंद रहता है, आप जॉब है तो आपके पास एक लिमिटेड छुट्टियां मिलती हैं, उतनी ही कोई छुट्टियां देगा। तो ये एक बड़ा इश्यू हो जाता है कि यार ट्रीटमेंट तो कराना है, फॉलोअप तो कराना है, कौन कराए? तो घूम फिर के एक आप ही केयर गिवर बनते हो। तो ये न्यूक्लियर फैमिली का एक डिसएडवांटेज है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं रहते हैं। ड्यूरिंग जॉब पर्सपेक्टिव्स या बिजनेस पर्सपेक्टिव, वो जो लॉस होता है, वहाँ जो डिक्लाइन होता है, आपने जो इतने सालों से अपना सब कुछ उस जॉब या उस बिजनेस में दिया है,
और सडनली वो चीज़ें आपको डिक्लाइन होनी चालू होती हैं, आपका परफॉर्मेंस गिरता है, आपकी 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 प्रमोशंस हो सकता है इम्पैक्टफुल हो, ये सारी चीज़ें मेंटली और प्रेशर क्रिएट करता जाता है। वो शुरू में नहीं पता चलता क्योंकि शुरू में आपका फोकस जो है ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के ऊपर रहता है। द मोमेंट आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हो तो फाइनली ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में दस्तक देती हैं और इसके इम्पैक्ट को आपको बताती हैं। जहाँ तक आपकी एम्प्लॉयर जो है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, उसके सपोर्ट की बात है, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉयर की तरफ से या मेरे जो मैनेजमेंट की तरफ से ट्रेमेंडस सपोर्ट रहा है। लेकिन जो बाकी केयर गिवर से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो लोग जो अपनी स्टोरी बताते हैं कि वहाँ छुट्टियाँ उनको नहीं मिलती हैं, LWP लीव विदाउट पे उनका लग रहा है, उनका बॉस भी या उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी जो सिंपैथी है, एम्पैथी है, वो कुछ महीने या कुछ दिन में वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो उसके बाद से फिर वही रहता है, यार ये ऐसा कब तक चलेगा। और ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है तो फिर वो आदमी को और तोड़ देता है कि मैं क्या करूं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, इसमें लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये कोई मैन मेड आपदा नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो ये जो आपने बोला अदर चीज़ों में, तो एक जॉब पर्सपेक्टिव्स का मुझे समझ आया। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, लोगों के जो कनेक्ट है वो कैसे इम्पैक्टफुल होते हैं। देखिए, ये चीज़ जो मैंने इस कैंसर से बहुत कुछ सिखाया इस कैंसर ने, कि लोग आपसे, ये मतलब परम सत्य जो मैं मानता हूँ, आई थिंक ऑडियंस भी इस चीज़ को रिलेट कर पाएगी, आपसे लोग तब तक ही जुड़े रहते हैं जब तक आपसे उनको फ़ायदा है किसी भी तरीके से। रिसोर्स फुल हो, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपका रुतबा ज़्यादा है, आपका पावर ज़्यादा है, कुछ क्लोज रिलेटिव्स, कुछ क्लोज आपके फैमिली मेंबर को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग आपसे जो जुड़ते हैं, आपके से जो सलाम दुआ करते हैं, आपसे जो मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ये परम सत्य है। और शायद मैं भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं भी वही करता हूँ जो हम सब करते हैं। तो द मोमेंट ये जो डिजीज़ आपके पास आती है, तो शुरू में सिंपैथी दिखाने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, बट बाद में धीरे धीरे लोग ना किनारा करने लगते हैं कि यार इसको फ़ोन करेंगे, कहीं पैसे ही ना मांग दे। तो ये सारी चीज़ें ना लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, कई दफ़ा आपके कॉल को इग्नोर करने लगते हैं। तो ये जो लोगों के जो चेहरे हैं, ये भी कई दफ़ा सामने आते हैं। बट ठीक है, इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होना, क्योंकि हम भी उसी समाज के हिस्सा है, हम खुद भी वैसे ही हैं। तो बट ये है कि ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि चीज़ें ऐसे ही काम करता है, हम भी उसी सोसाइटी के हिस्सा हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो इन चीज़ों से और दुखी नहीं होना है, ठीक है। तो रिजवान, टू लाइक अभी जैसे मान लीजिए कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो शायद बहुत सारे लोग अपनी कहानी को, अपनी लाइफ को, अपनी बीमारी को आपकी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। अब उनको एक चीज़ बताइए कि भाई वो 2, 3, 4 चीज़ें क्या हैं जिससे हम अलाइन कर सकें चीज़ों को। देखिए, जो टूट गया वो टूट गया, आप उसको कितना भी जोड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो रहने ही वाला है। लेकिन अब जो बची हुई ज़िंदगी है, जो बचा हुआ आगे का हमारा समय है, हम उसको कैसे अलाइन करें, आगे कैसे बढ़ें। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, तो थैंक यू सो मच इस सवाल के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अब क्या, अब चलो जो होना था, जो परेशानी होनी थी वो हो गई, अब क्या, अब कैसे इसको ओवरकम करना है। मुझे लगता है कि जो मैंने अपने लाइफ में अपनाया है, शायद मैं वही जर्नी बता सकता हूँ जो मुझ पे काम किया है। और ज़रूरी नहीं कि जो मुझ पे काम करे दूसरे पे भी काम करे, या जो मैं बता रहा हूँ वही इनफ है। 2-3 चीज़ें हैं कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ें हैं और ये होती रहेंगी, आगे भी चीज़ें किसी के साथ भी होती रहेंगी। दूसरा है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसको बहुत वाइजली आप वहाँ उसको कंज्यूम करो, उस पर बहुत, क्योंकि पैसा बहुत कुछ है इस कैंसर के ट्रीटमेंट में। इमोशनल पहलू पे मैं बात करूं तो कैसे अपने आप को ठीक रखना है, इसका सीधा सा जवाब है कि बहुत मुश्किल है। मैं अभी बोल रहा हूं आपसे, लेकिन मुझे भी पता है बोलना आसान है, उस चीज़ को अमल करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे खुद को बिजी रखो, कोशिश करो कि जो आपका पहले का शेड्यूल था वो उसको उसमें आप न चाहते हुए भी उसमें आप घुसो। जो भी आपका शेड्यूल था, अपने आप को बिजी रखो। आप खुद को जितना रिजर्व रखोगे, जितना आइसोलेटेड रखोगे, ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होती चली जाएंगी, पहली बात। दूसरा, जो सारा फोकस रहता है पेशेंट के ऊपर, सबका फोकस रहता है बस, बट केयर गिवर की जो जर्नी है, केयर गिवर के जो स्ट्रगल है, केयर गिवर का जो मनोभाव है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है।
जी। जो केयर गिवर जिस चैलेंजेस से होकर गुजरता है, तो जैसे मेरे अंदर ही काफ़ी बदलाव मुझे खुद फील हुआ, लोगों को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा। सो इट्स ओके टू कंसल्ट एनी, जो मनोचिकित्सक जिसको बोलते हैं, इट्स ओके। आई वाज अबाउट टू से दैट वी स्लिप इनटू डिप्रेशन। एग्जैक्टली। तो आप रात में सोने जाते हो और आपको अजीब अजीब तरह की बातें सोचते हैं कि ये नहीं रहा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और अचानक से रात में नींद खुल जाती है। तो ये बहुत कॉमन है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बियॉन्ड योर कंट्रोल जा रही हैं, आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल टू मीट ए साइकेट्रिस्ट एंड उससे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, वो आपको सॉल्यूशन बताएगा, आप कुछ नॉन हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन देगा। इट्स टोटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद को ठीक रखो, खुद को फिट रखो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो पेशेंट है उसको एकदम पेशेंट मत बनाओ, उसको एकदम ऐसा मत फील कराओ कि तुम बहुत बड़े पेशेंट हो। उसको ना इंक्लूसिव फील कराओ, उसको कुछ ना कुछ टास्क दो, काम दो, उसको ये नहीं लगे कि मतलब वो अचानक से अलग है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत, और जरूरी नहीं, काम का मतलब जरूरी नहीं कि फिजिकल वर्क, आप किसी भी तरीके से उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो घर में, जिसमें फिजिकल एफर्ट कम लगे, तो उसको लगे कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इन माई होम। ये बहुत ज़रूरी है, हमें कुछ ना कुछ उनको इंगेज रखना है, कुछ ना कुछ टास्क देना है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप घूमो, खूब घूमो, लाइफ को एंजॉय करो। ये बेस्ट फंडा है जो मैंने अपने लाइफ में अपनाया है। हम जब से हमारी शादी हुई, 10-11 साल, ठीक है, जितना हमने 10-11 साल में नहीं घूमा उतना 2 साल में, पिछले 2 साल में घूम लिया। तो ये चीज़, हालांकि ऑफ कोर्स आप बजटेड ट्रिप बना सकते हैं। हर साल का मेरा टारगेट है, मैंने अपने वाइफ को टारगेट दे रखा है, हर साल ऐसी फिट रहो, हर साल नया नया डेस्टिनेशन लिख के दे दिया उसको, अगले साल ठीक रहोगी तो यहाँ जाओगी। पिछले साल हम कश्मीर घूम के आए, ठीक है, इस साल का भी हमारा प्लान है ट्रिप। सो अगर बजट अलाउ करता है तो आप बजटेड ट्रिप कर सकते हैं, थोड़ा लाइफ जिए, इन चीज़ों को अपने ऊपर ओवरकम ना होने दे। फिल्मों में जो डायलॉग होते हैं कई बार उसको अपनाने की ज़रूरत होती है, उससे फिल्मी डायलॉग नहीं होते हैं कि क्या था, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो यही है कि जो भी समय आपके पास है उसको आप यूज़ करो कंस्ट्रक्टिव वे में, उसको ब्यूटीफुल मोमेंट में क्रिएट करो। अगेन मैं कह रहा हूँ, कहना आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी उन सारी चीज़ों को जो भी मैंने कहा उसको इम्प्लीमेंट करने की अपने लाइफ का, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम काफ़ी हद तक उसमें सुधार हो सकता है। अमेजिंग, बहुत अच्छी बातें बताई आपने रिजवान। और जैसा कि रिजवान बोल रहे हैं कि हालांकि वो बोल रहे हैं कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, और मैं भी कम्प्लीटली इंडोर्स करता हूँ इन सारी चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब फाइटर्स में कॉमन है, वो पता है क्या है? हमने शुरुआत करी कहीं ना कहीं। कोशिश तो करो यार, नहीं होगा, 10 किलोमीटर नहीं चल सकेंगे, 5 चलेंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे, 100 मीटर चलेंगे, लेकिन जहाँ हैं वहाँ नहीं रहेंगे। इतना जज्बा तो हमको हमारे अंदर क्रिएट करना ही होगा। और आप हमारे साथ बने रहिए और भी सारे वीडियोस देखने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि कैंसर से लड़ा कैसे जाए, इससे निपटा कैसे जाए। स्टे ट्यून।